मैं रात को मैं लाहौर जा रहा हूँ और मैं लाहौर बंद करूंगा। 8 तारीख को मैं फैसलाबाद जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा। 12 तारीख को मैं कराची जाऊंगा, कराची बंद करूंगा। और 16 तारीख को मैं सारा पाकिस्तान बंद करूंगा। व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज इस्लामाबाद और उसके इतराफ़ का सबसे अहम तरीन रेड जोन का एरिया जो है मैदान जंग बना रहा, जिसके अंदर पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस और सरकारी मुलाजमीन जो है वो आपस में एक दूसरे के सामने मदे मुकाबिल थे और शेलिंग से लेके आंसू गैस तक सब चलाई गई। सरकारी मुलाजमीन जो है वो अपनी तनख्वाहों में इजाफे की बात कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इसके अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी तक बाहर नज़र नहीं आती और ये अवाम का एक अपना एहतजाज नज़र आता है। ये एहतजाज ये भी शो करता है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आने के 2.5 साल बाद भी महंगाई जो है अपने इस अरूज पर है कि अब मुलाजमीन भी जो है वो बाहर निकल आए। और अगर अब ये मुलाजमीन बाहर निकलते हैं तो उसके बाद दूसरा सेक्शन और दूसरे सेक्टर्स कौन कौन से उनको देख के बाहर निकलेंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है। हमने आपको इमरान खान साहब के भी शॉर्ट सुनवाए, एहतजाज के वो हामी रहे हैं, महंगाई के खिलाफ भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते रहे एज अ अपोजिशन लीडर, और अब उनकी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ ये एहतजाज हो रहा है। तो जानने की कोशिश करते हैं उन लोगों से कि आखिर ये सरकारी मुलाजमीन बाहर निकले हुए क्यों हैं और ये शेलिंग क्यों खा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ क्यों फेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट से उनको क्या शिकवा शिकायत है, उनसे बात करते हैं। जी, ये रियासत मदीना है। क्या सरकारी मुलाजम होना जुर्म है? क्या सरकारी मुलाजम होना हराम है, गुनाह है? ये 2 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ी, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। गवर्नमेंट मुलाजम रीढ़ की हड्डी है इनकी। अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर इनका भी बिस्तरा बंद है। इनको मारेंगे, मुंतशिर करके उनकी आवाज दबा देंगे। ये सरकारी मुलाजिम ने बोलेंगे नहीं। हमारा जो अब मुतालबा है, अब हमारे पूरे भी हो जाना, हफीज शेख इस्तीफा देगा तो अब ये चीज खत्म होगी, इसलिए कि अब उन्होंने जुल्म का काम शुरू कर दिया। जैसे इमरान खान साहब ने 124 दिन धरना दिया, हम 240 दिन धरना देंगे। यहाँ पे हमारा कोई इरादा नहीं है यहाँ से जाने के। पुलिस ने जो शेलिंग की है इससे हमारे दोस्त जख्मी हुए, एक का सर फट गया, यहाँ से गोश्त बाहर हो गया। क्या हमारे ऊपर वो शेल फेंकेंगे तो हमें क्या उन्हें फूल मारेंगे? हमने तो पत्थर उनको मारने, हमारे कितने लोग इन्होंने जख्मी कर दिए। जब ये इक़्तिदार में नहीं थे तो ये हमें वो सुनहरे बाग दिखाते थे। अब ये अमली तौर पे जब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो ये वही किरदार अदा कर रहे हैं जो पुरानी एक रवायत चल रही है। पुलिस वाले स्टेट हम हमारे ऊपर शेल फेंक रहे हैं और एक्सपायर शेल हैं। ये लोग बिकने को तैयार नहीं है। हम तो नोटिफिकेशन लेके रहेंगे, तब तक नहीं उठेंगे। ये तो 126 दिन का धरना हमें इमरान खान ने सिखाया करना। सीधा साधा मुतालबा है कि महंगाई के तनासब से तनख्वाह में इजाफा किया जाए। तो क्या तेरा अवाम के जेन्युइन सेंटिमेंट्स व्यूअर्स आपको हम सुनवा रहे थे। कमरुल मुनव्वर हमारी रिपोर्टर इस्लामाबाद में, उन्होंने पूरा दिन कवर किया, इस वक्त भी खड़े हुए हार्ट ऑफ द सिटी। कमर, ये बताइए कि इस वक्त जो है क्या सिचुएशन है और ये जो एहतजाज हुआ है ये आपको लगता है कि पहले जो प्रोटेस्ट हुए उनसे ज़्यादा संगीन नौयत का था जो किया गया गवर्नमेंट के खिलाफ? जी बिल्कुल कामरान साहब, अगर ये देखा जाए कि सरकारी मुलाजमीन का इससे पहले इतना बड़ा एहतजाज इस्लामाबाद में नहीं हुआ तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इस्लामाबाद के सरकारी मुलाजमीन इससे पहले तकरीबन 1.5 साल से ये एहतजाज कर रहे थे। टोकन एहतजाज किया जाता था उनकी जानिब से। पहले 2 घंटे के लिए एहतजाज होता था, फिर 3 घंटे के लिए उसको बढ़ाया गया। उसके बाद ये मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ जिसमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक इनसे मुज़ाकरात करते थे। लेकिन कल इन्होंने एक डेडलाइन दी थी और ये कहा था कि वो डी चौक में आएंगे और अपना एहतजाज जो है वो शुरू करेंगे। लेकिन पुलिस ने पकड़ धक्कड़ शुरू की। सुबह 2:30 बजे जो थे इनके लीडरान को इनके घरों से उठा लिया गया। लेकिन ये एहतजाज हमने देखा कि ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि आज 13 दफ़ा झड़प हुई है। यहाँ पर जो सेक्रेटेरिएट चौक है यहाँ पर 13 मरतबा पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुठभेड़ हुई और उसमें हमने देखा कि पुलिस को पसपाई का सामना करना पड़ा और मुजाहिरीन जो है वो टस से तो ये मुजाहिरीन जो है कबर आपके नज़दीक, कबर साहब आपके नज़दीक ये मुजाहिरीन जो है ये किस हद तक जा सकते हैं? अभी जैसे हम सुन रहे थे वो कह रहे थे जी हम 120 दिनों का धरना इमरान खान साहब ने दिया तो हम 240 दिन का धरना भी दे देंगे। धरना सियासत हमने उनसे सीखी है। कोई कह रहा था हफीज शेख का इस्तीफा। तो बेसिकली इनकी अगर तनख्वाहें बढ़ा दी जाएँ तो मसला हल हो जाएगा या मामला उससे लार्जर है कि वो कह लें जी महंगाई भी कम करें, वज़ीर ख़जाना को भी चेंज करें? असल मसला और मसले क्या हैं आपके नज़दीक यहाँ पे? अब जो 2 मुतालबात इनके सामने आ रहे हैं कामरान साहब, उसमें सबसे बड़ा मुतालबा तो ये है कि इनके जो गिरफ्तार किए गए जो मुलाजमीन और इनके रहनुमा हैं उनको जल्द अज जल्द जो है वो बाजियाब कराया जाए। अभी निगोसिएशन के किसी तरह से उनका कहना था कि कोई भी मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे।
10 दफ़ा कोशिश की गई है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इनसे बातचीत करने की, लेकिन उनका ये कहना है कि जब तक हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, उनको रिहा नहीं किया जाता, किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे और इसी वजह से ये डेडलॉक बरकरार रहा और किसी जगह पे भी कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। सिचुएशन क्या है अभी भी ये लोग बैठे हुए आपके ख्याल में? और आज तो इस्लामाबाद में डेडलॉक रहा, कोई काम भी नहीं हो सका, अभी भी ये लोग बैठे हुए वहाँ पे? जी अभी भी 4 जगहों पर कश्मीर हाईवे, डी चौक, सेक्रेटेरिएट चौक और जो नादरा चौक है वहाँ पर ये मुलाजमीन जो है अभी बैठे हुए हैं। तमाम मुलाजमीन सुबह जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए। बहुत शुक्रिया कमर मुनव्वर, आपने हमें रिपोर्ट किया और आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। और ये एहतजाज जैसे कि लोगों ने भी बताया जारी रहेगा तो उनके मुतालबात पूरे ना हों। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, मामले ख़ुसूसी प्राइम मिनिस्टर के बराए सियासी रवाबत, मियां जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के MNA और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब प्रोग्राम मौजूद हैं। शहबाज गिल साहब, ये जो धरना देने का उन्होंने इंदिया दिया या जो प्रोटेस्ट हुआ है, इसको तो आप सीरियस लेते हैं? इसको तो आप ये नहीं समझते कि ये कोई अपोजिशन की साजिश है? और क्या आप समझते हैं कि महंगाई इस लेवल पे आपकी गवर्नमेंट ले आई है कि बिलाखिर आम आवाम जो है या आम सरकारी मुलाजमीन जो है उनको भी निकलना पड़ा है? उसके लिए कर क्या रहे हैं आप उसको काउंटर करने के लिए या डील करने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। एक तो मैं करेक्ट कर दूं आपके नुमाइंदे को कि मैं अभी कोई टोटल 4.5 मिनट पहले डी चौक में से और पाक सेक्रेटेरिएट के सामने से गुजर के आया हूं और वहां पर कोई किसी किस्म की इस टाइम मज़ाहरीन नहीं है। हाँ, आप सब लोगों की DSNGs मौजूद हैं वहाँ पर इस टाइम भी, और जो CDA के लोग हैं वो सफाई कर रहे थे वहाँ पर अपनी वो जैकेट्स पहने हुए। तो एक ये कहना कि किसी भी जगह के ऊपर कोई लोग थे, मैं PM ऑफिस से निकल के अभी आया हूँ, कोई 3.5 मिनट पहले 4 मिनट पहले वहाँ से गुजरा हूँ मैं। तो सुबह को फिर आ जाएंगे ना? इनकरेक्ट रिपोर्टिंग कह रहे थे कि सुबह को आ जाते हैं। जी सुबह को फिर आ जाएंगे, इस टाइम कोई मौजूद नहीं, वो इनकरेक्ट रिपोर्टिंग कर रहे थे तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। ठीक है जी, चलो अच्छा आगे चलते हैं। आगे आपने महंगाई की बात की। ये किसने कहा कि महंगाई नहीं हुई? बिल्कुल महंगाई हुई है, और महंगाई इनएविटेबल होती है जब आप लूट मार करेंगे, खजाना खाली करेंगे, आपका रुपया डेप्रिशिएट होगा और आपका डॉलर एप्रिशिएट होगा, तो महंगाई इनएविटेबल है। ना ही कोई घर से पैसा डाल सकता है उस महंगाई को रोकने के लिए, ना ये गवर्नमेंट का जो टैक्स का पैसा आवाम का कलेक्टेड होता है यही इस्तेमाल होना होता है। अब जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी तो रुपया जो है वो 85% कम हुआ था, आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया, और जब कम हुआ तो महंगाई भी उसी शरह में बढ़ी थी, इस दफ़ा भी बढ़ी है। अब मुझे एक बात बताइए, जो पुराने हातम ताई होते थे, जो एक उंगली की लर्जिश से लोगों की 20%, 30%, 40% तनख्वाहें बढ़ा देते थे, क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दिल नहीं करता होगा वो ऐसा एक ऐलान करें और सारे तालियां बजाएं? और आज आप भी तालियां बजा रहे होते कि क्या बात है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, क्या उन्होंने जेब से देनी है ये तनख्वाह बढ़ी हुई? क्या उन्होंने अपनी कोई ज़मीन बेच के देनी है जो जैसे शरीफ बेचते रहे हैं? क्या वो वाली जो दीवारें शरीफों ने बनाई थी 68 करोड़ की अपने घर की सरकारी पैसे से, वो वाली बेच के ये तनख्वाहें बढ़ाते थे? तनख्वाह बढ़नी होती है अवाम के पैसे में से। अगर तो ये खजाने में कुछ छोड़ के गए होते, कुछ मुल्क के पल्ले होता, तो प्राइम मिनिस्टर भी आज तालियां बजवा लेते, प्राइम मिनिस्टर भी हीरो बन जाते आज तनख्वाहें बढ़वा के इनकी। लेकिन मसला यह है कि पेट काटना इसी को कहते हैं। डॉक्टर साहब एक अगर तो सारे रल के लुटो, अगर तो सारे, कामरान भाई एक सेकंड, अगर तो सबने मिलकर लूटना और आपने सिर्फ वावा करनी है अवाम के पैसे के ऊपर, ये वही बात है कि आपके घर में आपकी मां बीमार पड़ी हो, आप कर्ज पे पैसे लेके सारे मोहल्ले को देंगे उतार के खिला दें, तो ये वो बात है। दूसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, आपने महंगाई का कहा, मैं सिर्फ एक जुमला कामरान भाई, एक जुमला आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, बताएं। आज के दिन कामरान भाई, आज के दिन जो पर डे अवाम के पैसे में से आज के दिन 30 करोड़ रुपए रोजाना, 30 करोड़ रुपए रोजाना आटे पे सब्सिडी हुकूमत दे रही है। अच्छा, हर दिन, एवरी डे, आज के दिन 30 करोड़ रुपए सब्सिडी। आप माशाल्लाह 10, 20, 30 लाख कमाते होंगे, आपके घर में भी सब्सिडी का आटा है, मेरे घर में भी सब्सिडी का आटा है, मियां जावेद लतीफ के घर में भी सब्सिडी का आटा है, और गरीब के घर में भी सब्सिडी। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, मैं यही आपको बता रहा हूं, ये अच्छी बात नहीं है। ये वो, मेरी बात तो सुन लीजिएगा यार, एक तो मैं तारीफ कर रहा हूं, उसके बाद नहीं देनी चाहिए ऐसी सब्सिडीज, टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए जिसको जरूरत है, जो गरीब है, जो पैसा पूरा नहीं कर सकता अपना। खुल के मैं नैरेटिव दे दिया, मेरा सवाल है, अभी जो लोग जो बात कर रहे थे, मुजाहिरीन जो थे, इनमें से आप जो बात कह रहे हैं, हो सकता है ये फिलोसॉफिकली, हो सकता है ये फैक्चुअली भी सही हो, खजाना लूट के ये चले गए, आप उसको ठीक करने में लगे हुए, आप लोग करप्ट नहीं है,
मैं कहता हूँ आपकी सारी बात सही हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर साफ सुथरे हैं, ये तो मैं ही मानता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लोग सड़कों पे से निकले हुए हैं उनकी आपने बात सुनी होगी, उनमें से कोई आपका ये आर्गूमेंट बाय करने को तैयार नहीं है कि 2.5 साल गुजरने के बाद भी नवाज शरीफ या जावेद लतीफ़ या जरदारी साहब की गवर्नमेंट या इनको जिम्मेदार ठहराया जाए। वो आपसे जवाब मांग रहे हैं, वो आपसे हिसाब मांग रहे हैं। आपने उनको उनकी महंगाई कम करनी थी, आप तो करप्ट भी नहीं है इनकी तरह बकौल आपके, तो फिर तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी थी आपको। इनको कैसे समझाएंगे आप, जो आम लोग हैं? मैं बिल्कुल ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कामरान। ये बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये आज की सारी डिबेट जितनी भी टेलीविजन पे हो रही है ना, उस सारे को आपने कूजे में बंद कर दिया। बहुत ही बेहतरीन कंप्रीहेंसिव सवाल है, जवाब देने दीजिएगा। देखिए, दो बातें कामरान भाई यहां पर याद रखिएगा। एक बात तो सबसे पहली ये है कि हमने क्या किया, हमने आपके सामने इकोनॉमी को रिवाइव किया। आज 16 साल के बाद आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1000 अरब को उसने क्रॉस किया। अब आप कहते हैं कि आप पुरानों की करप्शन के अभी तक गीत गाते हैं, ये तो अभी 10 साल पहले छोड़ के गए हैं ना। आप आज के दिन तक अयूब खान के अच्छे कामों के गीत गाते हैं, आप आज के दिन तक बताते हैं कि वो पाकिस्तान का सुनहरी दौर था। आज के दिन तक जो बिजली का सस्ता यूनिट आपकी इकोनॉमी में है अयूब खान ने लगाया हुआ है। आज के दिन तक आप भुट्टो के या अयूब खान के टाइम की जो है तारीफें करते हैं, तो जिन्हें गंद पाया होता है वो भी 40-40 साल तक रहता है। जो चंगे काम की 40-40 साल तारीफ की जाती है, तो जिन्हें गंद पाया होता ओदी भी बूझ 40-40 साल तक आती है। सर जी, तो कहने का मतलब आपको ये है नहीं, मैं कह रहा हूं आम आवाम को, मैं आपकी बात से एग्री कर गया। शहबाज भाई मेरी बात समझे ना, आम आवाम को, आम आवाम नहीं मान रही बात, वो कह रही है कि आप जिम्मेदार हैं। जी, मैं आम आवाम को बताने के लिए क्या कि कभी इस मुल्क में डॉलर 10 रुपए रिवर्स हुआ? डिवैल्यू तो रुपया हमेशा होता रहा है। मैंने आपको कहा इससे ज्यादा परसेंटेज हुआ पीपल्स पार्टी के जमाने में। 169 से 159 के ऊपर रुपया आज 158 पे हो रहा है। आपको क्या आज आप बताएं कि आपकी जो सब्जी है टोटल की, आप मुझे चैलेंज करें, मैं अभी आपको रेट देता हूं सारे सब्जी के। क्या इस टाइम कोई मेजर सब्जी 30 रुपए किलो से ऊपर है? मैं ये नहीं कह रहा ओवरऑल महंगाई नहीं है, बिल्कुल है। आटे में महंगाई हुई है क्योंकि पूरी दुनिया में जो है आपकी प्राइसेस ऊपर हैं। शुगर में बिल्कुल महंगाई हुई क्योंकि आपने अब 30 अरब का दूसरी तरफ से नहीं किया। ये जो 450 अरब का इस टाइम सर्कुलर डेट एक और ऐड हो गया है जो आटे की सूरत में इनका दिया हुआ। आपने फिर कहना मैंने इनको, ठीक है शहबाज, आपका पॉइंट आ गया, मुझे अब आगे चलने दें। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। 450 अरब रुपया सिर्फ पंजाब का सर्कुलर डेट है। एक किन्ने देना है ना, मेरे प्यो ने देना है ना इन्हें देने। दोबारा अवाम के पैसे से, अवाम के टैक्स के पैसे से ये आ गया 30 करोड़ लग रहा है। अमीर भी सस्ता आटा खा रहा है। आपने भरपूर जो शाना खिताबत से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। अब मैं जरा आगे चलना चाहूंगा, आगे जी। जावेद लतीफ, आपका दिल उबल के उछल के आ रहा होगा इनको रिस्पॉन्ड करने को, लेकिन पहले मेरा सवाल ये है कि मैं आज सारा दिन ये मनाजिर देख रहा तो मेरे दिल में ये सवाल उभरा, ये ख्याल आया कि ये सारे काम के पीछे आप तो नहीं ना आप लोग, क्योंकि इससे पहले आप लोग ये कर चुके हुए हैं। जुडिशल मूवमेंट जो आपने चलाई थी इफ्तिखार चौधरी साहब की, जो मेरे नज़दीक एक फेक मूवमेंट थी, लेकिन बहरहाल वो आपने पीछे बैठ के चलाई। नवाज शरीफ साहब उसको मुल्क से बाहर थे, फैसलाबाद से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके पीछे तो आप नहीं ना है, क्योंकि अगर आप हैं तो ये मुलाजमीन का नुकसान होगा। वफाकी वज़रा ये बात कह चुके हैं। मियां साहब, मेरी बात सुन लें कामरान शाहिद जनाब, मुझे ये बताएं कि पिछले दिनों किसानों ने धरना दिया लाहौर में, उनका जो लीडर था उसका कत्ल हुआ। आज सरकारी मुलाजमीन जो एहतजाज कर रहे हैं, अगर 2-2.5 सालों में इन्होंने उनकी तनख्वाह बढ़ाई होती, अगर आज ये 30-40% बढ़ा भी दें, तो मुझे ये बताए कोई कि 800% इन्होंने 2.5 सालों में महंगाई की, फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर आज इनके एक वज़ीर कह रहे हैं कि अपने वो ख़र्चे कम कर लें। भाई कमाल है। आप ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ ही कह लें। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे थे ना ये पीटीआई के साहब जो हैं, इनसे पूछे कोई ये ब्रेकिंग न्यूज़, आप मुझे ये दें बताएं कि सब्सिडी देना हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ट्रांसपोर्ट पे, फूड आइटम पे किसी हुकूमत वक्त का एहसान नहीं होता, रियासत की ज़िम्मेवारी होती है। और ये भी एहसान जता रहे हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं। दुनिया में सब्सिडी दी जाती है, कोई पाकिस्तान अनोखा नहीं मुल्क जो सब्सिडी दे रहा है। और दूसरा मैं ये बताऊं आपको कि मुझे ये कामरान शाहिद बताओ कि आप इंडियन पायलट को तो चाय पेश करते हो, अच्छा, और आप अपने सरकारी मुलाजमीन जो पाकिस्तानी मुलाजमीन हैं उन पर आप तशद्दुद करते हो, और उस पर आप कहते हो कि मैं 2 चौकों से निकल के आया हूं, किसी जगह कोई खड़ा नहीं था। और भाई आपने मार के सुबह से। मियां साहब एक बात देखें, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं किसी और के पास जा रहा।
आपकी गवर्नमेंट ने जो मॉडल टाउन में किया था उसके बाद आपका ये कहना बनता है एहतजाज के ऊपर ये जो शेलिंग कर रहे हैं सिर्फ, इसके अलावा बात करें, इनकी गवर्नमेंट कैसी तैसी कर दे, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा, महंगाई पे बात करें, गवर्नेंस पे बात करें, इनकॉम्पिटेंस पे बात करें, आई विल बी विद यू। लेकिन जो आपने पंजाब में वाकयात किए, सर छोड़े इस बात को, तो वो तो कुछ भी, वो तो उसका तो मुकाबले कोई नहीं है जी। अब बताएं जी। जी ओ भाई साहब, जी भाई साहब, आप साहिवाल का वाकया भूल गए हैं। इसी गवर्नमेंट का साहिवाल में सीएम का हाथ तो नहीं था ना सर, उसमें गवर्नमेंट का हाथ हिस्सा तो नहीं था, पुलिस एहलकारों ने बात सुने, एप्पल ऑरेंजेस को मिला रहे हैं। फिर मुझे ये बताएं ना, आप कामरान शाह ये हमेशा बात करते हैं, आप सुने, मुझे ये बताएं कि जो वजीर हैं इनके आजम सवाती साहब, उन्होंने क्या गुल खिलाया और आईजी किस तरह बदला, फिर उसके बाद उनको किस जगह पे लगा दिया गया। वो गलत है, का खौफ करें, वो गलत है। 2.5 सालों के बाद हिसाब लेने की बात करें। अब मुझे आपने बात मत किया करें। अच्छा मेरी बात जनाब, नहीं, मैं देखें, मैं तो जो यार मेरी बात सुने एक सेकंड, मियां साहब मेरी बात सुने, मैंने जो बात करनी है तो मैंने करनी, जो आपने करनी वो आपने करनी, और ये तो अजीब बात है, अब आप तो जज बन गए ना इधर। फिर मैं मॉडल टाउन की मॉडल टाउन मुनासिब था, 13 बंदों को मार दिया आपकी गवर्नमेंट ने। आपने 8.5 मिनट दिए उसे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके भी 8 मिनट पूरे नहीं हुए, चल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुनासिब गैर मुनासिब को छोड़े, मॉडल टाउन में जो लोग मरे वो सबसे गैर मुनासिब था। आप आगे चलें, आप क्या कहना चाह रहे हैं, फरमाएं। मैं कहता हूं कि उसके बाद जो वाकयात हो रहे हैं वो मुनासिब हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। कुछ वाकया हुआ है ये मुनासिब हुआ है, बिल्कुल गलत हो रहे हैं। हम कब कह रहे हैं सही हो रहे हैं? ये नया पाकिस्तान है, ये रियासत मदीना है। बात करें इस पे आप। 2.5 सालों में लोग रोटी को तरस गए हैं, लोग रोटी को तरस रहे। आज भी गैस बिजली के रेट बढ़ रहे हैं और इससे 20-25 नहीं 40 अरब रुपया ये हुकूमत जो है मेरे और आपकी जेबों से निकालेगी। इसके बावजूद भी आप जनाब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, शेख रशीद कहता है कि जनाब जो 1 से लेकर 16वें ग्रेड तक जो लोग थे उनसे मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे। ये तो 22 ग्रेड के लोगों ने जो है, और ये कैसी तकसीम कर रहे हो? कभी ये कहते हो कि आपने पिंडी आना था, आप पिंडी नहीं आ रहे, आप डर गए हो। और लोगों को मियां साहब ये आपका पॉइंट आ गया, उकसाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं कह रहा हूं आप तो नहीं उकसा रहे ना, बस ये सवाल था, उसका क्लियर कट जवाब जरा मैं तलाश कर रहा था। लेकिन बहरहाल मैं आगे चलता हूं जनरल साहब के पास। सर एक न्यूट्रल वॉइस। जी बताएं मियां साहब, बोल रहे हैं। कामरान जी सर सुन रहा हूं। मुझे ये बता दो आप कि आपके अजीजों कारों में से कोई सरकारी मुलाजिम नहीं होगा जी, मेरे कोई अजीजों कार में सरकारी मुलाजिम नहीं होगा। आप मुझे ये बताएं कि अगर उस पर तशद्दुद होगा, उस पर जुल्म होगा, तो क्या मैं आवाज नहीं बनूंगा? मियां साहब का पॉइंट, इसलिए चुप रहूंगा मियां साहब आपका, वो मेरा सरकारी मुलाजिम है इसलिए नहीं उसकी बात। मियां साहब आपका पॉइंट आ गया, आपकी बातें सुन के आंखों में आंसू आ गए मेरे के, इतने हालात मजम्मत करती है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा था कि वो आपकी बात सारी सही है, लेकिन मुझे आपका वो भी पता है ना जो आपने जुडिशियल मूवमेंट चलाई थी बाहर बैठ के जिस तरह, तो मैं उसमें कह रहा था वो आपका हाथ तो नहीं है इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है आपने कह दिया नहीं है। मैं आगे चलता हूं जनरल साहब। अगर जुडिशियल मूवमेंट फेक जुडिशियल मूवमेंट, आपका इतराज हो सकता है इफ्तिखार चौधरी से, आपका इतराज हो सकता है किसी और शख्सियत से, मगर वो जो काज थी, जिस मकसद के लिए कौम ने उस तहरीक का साथ दिया था, वो गलत नहीं थी। आज भी हम उस पे जाती कॉज था, वो एक जाती कॉज था, एजुटेशन करना, मुशर्रफ साहब को हटाने का कॉज था, वो कोई अदलिया की सर उसका कॉज नहीं था। चलें इसमें मेरा और आपका डिफरेंस ओपिनियन सर जनरल साहब को जाऊंगा। जनरल साहब आप एक न्यूट्रल एज ओपिनियन आपको लेना चाह रहा हूं मैं, ये हम ऑपोजिशन को क्यों क्रिटिसाइज और कंडेम करें? 2.5 साल गुजर चुके हैं, मियां जावेद लतीफ़ साहब जो है वो कोई मिनिस्टर नहीं है इस वक्त, मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं है इस वक्त। हम शहबाज गिल साहब को जब भी पूछते हैं या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को जब भी पूछते हैं, वो 2.5 साल से यही राग है कि जी ये जो कुछ किया इन्होंने कर दिया। मैं कहता हूं इन्होंने कर भी दिया था, तो इनकी लीडरशिप जनरल साहब कहां पे है जिन्होंने इस उजड़े हुए चमन को बहार की तरफ लेके जाना था? आपके ख्याल में ये आर्गूमेंट सही है गवर्नमेंट का? हर दफा जब ये तबाही आती है, हर दफा कोई मसला होता है तो ये कहते हैं जी इनका किया हुआ भुगत रहे, फिर तो इसके हिसाब से तो ये 10 साल चलता रहेगा इस तरह ही काम, और सारी करनियां उनकी होंगी, ये कहेंगे हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है। जनरल साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इनका बयानिया जो है वो किसी हद तक दुरुस्त है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब एक कौम डूब जाती है कर्जों में, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप उसको कोई रिलीफ दें, अपने अवाम को रिलीफ देने की प्रॉब्लम बन जाती है। और ये कोई 1 साल 2 साल या 4 साल का किस्सा नहीं है,
जब आपकी आमदन उतनी नहीं है कि आप कर्जे उतार सकें, तो ये तो पता नहीं कब तक गले का हाथ बनी रहेगी ये चीज। तो ये मसला तो लटका रहेगा। जब पिछली हुकूमत गई तो $95 बिलियन का कर्जा था और वो उस वक्त ही इतना चढ़ चुका हुआ था कि उतारने वाला कोई हाल नहीं था। आपकी आमदन थी नहीं इतनी कि आप वो कर्जा उतारे। जब आपकी अपनी GDP का कोई 80% के करीब कर्जा बन जाए तो फिर ये पार्लियामेंट का काम था कि वो पूछते, आज भी पार्लियामेंट इनसे पूछे कि भाई आप कर्जा आगे लेते जा रहे हैं, आपके पास उतारने की प्लान है क्या? जब तक कर्जा उतारने का कोई जरिया आपके पास नहीं, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप कर्जे लेते जाएं जी, क्योंकि उतारेंगे नहीं तो फिर आपसे दुनिया बाहर से कंसेशन मांगेगी। कल आपको अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम भी अगर आके कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मेरा आपसे एक सवाल है सर, अगर आप इजाजत दें, आप ये पता आर्गुमेंट जारी है, ये आप खुद बता रहे हैं कि नवाज शरीफ के जब आए प्राइम मिनिस्टर बने उन पे भी कर्जे का बोझ था और उनकी भी हालत बड़ी खराब थी। उन्होंने उस कर्जे को भी उतारा जरदारी साहब के दौर के, और उसके बाद उनकी दौर में इकॉनमी जो थी कोरोना से पहले जो इकॉनमी इमरान खान साहब की उससे बहुत बेहतर थी। तो फिर कुछ तो बेहतरी का इंडिकेटर था ना। मैं भी करप्शन वाले आर्गुमेंट की तरफ नहीं जा रहा, तो कुछ तो हमें काउंट करना चाहिए। गवर्नमेंट को यह कहना चाहिए नहीं बस ठीक है आप सही कर रहे हैं क्योंकि आपको बुराई मिली विरसे में। मैं करप्शन की तो बात मैं भी नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ कर्जे की बात कर रहा हूं कि आप देखिए बात यह है जब अदारे तमाम आपके खसारे में, तो आप उनका खसारा भी पूरा कर रहे हैं, सर्कुलर डेट भी चल रहा है, सर्कुलर डेट आपका पड़ा हुआ है, उसके बाद आप कर्जा भी आगे लेते जाएं, तो आमदन तो आपकी वही है ना। वो तो थोड़े से पैसे जो आप कमा रहे हैं उसमें क्या क्या आप पूरा करेंगे? ये असल चीज ये है कि या तो आपकी आमदन बहुत बढ़ जाए या कर्जे उतारने का कुछ जरिया हो। पार्लियामेंट बैठी, ये कोई इनसे कभी पूछता ही नहीं कि भाई कर्जे क्यों लेते जा रहे हैं, सही है। कर्जे ले रहे हो तो उतारने की प्लान दो हमें पहले। जब कर्जा उतारने का गुजरिया नहीं है तो लोग मरेंगे इसी तरह। अब इसमें हल ये है, इसमें सारा किस्सा ये है कि अब जो लोग जिनको 40% का वादा किया था वो 40% पूरा करना चाहिए, क्योंकि आप जबान दे चुके हैं, वरना ये लोग नहीं जाएंगे। और फिर जिनका अगर आपने ग्रेड 16 या 17 तक का किया है तो वो तो करें ना, बाकी को उनको कहें कि जी बाकी के करेंगे, ये 17 तक की नोटिफिकेशन हम लेकिन जनरल साहब आप कर्जों की बात तो बजा फरमा रहे हैं, लेकिन बात गवर्नेंस की हो रही है कि हर पाकिस्तान में तो 60 से IMF कर्जा हर गवर्नमेंट ले रही है। मुशर्रफ साहब के दौर में भी कर्जा लिया गया, बेहतरीन गवर्नेंस थी एज कम्पेयर टू एनी अदर। सर अर्ज सुन लें मेरी, तो कर्जों के साथ ही पाकिस्तान में मीशत चल रही है हर पिछले 25, 30, 40 सालों में। बात गवर्नेंस की हो रही है, कर्जों के प्रेशर में गवर्नेंस कौन दिखाता है? इसमें आपसे मेरी बात जारी रहेगी, लेकिन एक वक्फा अगर मैं ले लूँ आपकी इजाज़त से। एक वक्फा लेने के बाद व्यूअर्स एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है, सेनेट के इलेक्शन को लेकर प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा हैरानकुन तबाहकुन बयान दिया कि उनको भी ऑफर हुई थी रिश्वत की, लेकिन ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिफ्यूज़ किया। और वो ऑफर किस तरह हुई, कहाँ से आई, ये आपको सुनवाते हैं। और सेनेट के इलेक्शन के अंदर अब कौन सा नया बाजार लगने लगा है या कौन सा बाजार नया नहीं लगेगा, और इल्ज़ामात की भरमार है इस सारे एपिसोड को लेके, जो पाकिस्तान की बड़ी गंदी सियासत, गंदी अखलाकियात का रुख पेश करता है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में वक्फे के बाद। शहबाज गिल साहब ने कहा था हमारा रिपोर्टर जो है इनकरेक्ट उससे रिपोर्टिंग की, ऑब्वियसली मैं तो वहाँ मौजूद ही था, लेकिन हमारे रिपोर्टर से बड़ा एहतजाज किया और उन्होंने हमसे रब्ता किया। उन्होंने कहा जनाब आप हमें दोबारा लें, हम आपको बताते हैं सूरत हाल क्या। यासिर मलिक हमारे रिपोर्टर जो है वो मौजूद हैं इस वक्त डी चौक के ऊपर। यासिर भाई ये बता दीजिए कि गिल साहब कह रहे हैं कि वो जब यहाँ आए तो क्लियर था सारा इलाका और मुजाहिरीन अब वहाँ पर नहीं है, आप क्या कह रहे हैं कि लोग हैं वहाँ पर? कामरान शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। शहबाज गिल साहब पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं और कहाँ की बात कर रहे हैं कि कहाँ से गुजरे और कहाँ पर लोग नहीं थे। सारा दिन लोग मौजूद थे, अभी भी लोग मौजूद हैं। मैं तो कुछ नहीं कहता, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको ये दिखाएं कि क्या ये लोग मौजूद नहीं हैं, उसके बाद ये लोग हट जाएं और इसके बाद डी चौक में बैठे हुए ये ज़रा हट जाएं आप लोग, ये सामने वाले लोग देखें, क्या ये लोग मौजूद नहीं हैं? मेट्रो स्टेशन के साथ बैठे हुए लोग जो हैं क्या वो नहीं हैं? क्या यहाँ पर जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी ख़वातीन जो तकरीबन 60 से 70 की तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपने बैग साथ अपने हमरा लाई हुई हैं यहाँ पर रहने के लिए, रात रुकने के लिए इस खुले आसमान के नीचे, क्या वो मौजूद नहीं है? शहबाज गिल साहब यहाँ पर आएँ, डी चौक में आएँ, आकर ग्राउंड रियलिटी देखें कि यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं और ये लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, ये लोग हैं, इसके बाद अकब में लोग हैं, दूसरी जानिब लोग हैं, और जो ब्लू एरिया का मेन रोड है उसके ऊपर लोग मौजूद हैं।
और इसके साथ साथ जो कंटेनर का अगबी रास्ता बनता है, आप मेरे साथ रहिए, पर भी बड़ी तादाद में ठीक है। अब देखें, मैं तो वहाँ मौजूद ही था और शहबाज गिल साहब ने एक बात की। शहबाज गिल साहब, आपने बात सुन ली, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? उन्होंने दिखाए बेतहाशा लोग धरने के तौर पर बैठे हुए हैं और उनके साथ भी खड़े हुए हैं पीछे। जनाब, मैंने आपको तीनों वीडियोस आपके प्रोड्यूसर को भेज दी हैं, आपको पहुंच गई होंगी। अभी मैंने दोबारा लड़का भेजा है, उसने सारी वीडियोस बना के आपको भेजी। लेकिन शहबाज साहब अभी इन्होंने दिखाया हमें, इन्होंने आप अभी दिखाया, कैमरा दिखा दे दोबारा आपकी जी। लोग बैठे हुए, मैंने आपको तमाम जगह जहां पे सारी डीएसएनजीज आपकी खड़ी उनकी वीडियोस भेज दी। वो लेकिन ये डी चौक पे खड़े हुए हैं, ये हमारे रिपोर्टर डी चौक पे खड़े हुए हैं। सुन लीजिए डी चौक उसको हम कहते हैं जो पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने है। आप एक सेकंड मेरी बात सुन लें। शहबाज गिल साहब की बात सुनेंगे जी, शहबाज गिल साहब की पहले बात सुनेंगे, फिर आएंगे। आप बात सुने, आप बात सुने। डी चौक उसको, उस चौक को कहते हैं, आपका कैमरामैन भी सामने इसको पूछ लें, जो पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने चौक है। आप उसकी वीडियो आपको मैं भेज चुका हूं। ये ब्लू एरिया का जो जियो के सामने जो जगह है, ये उसकी बात कर रहे हैं। अगर उसकी कर रहे हैं तो ठीक होगा, मैं वहां नहीं गुजरा, सही है। जहां से मैं गुजरा हूं, जहां आज सारा दिन ये लोग। तो यासिर मलिक, बात ये है कि आप बेसिकली जो मैंने क्लेम किया है, ठीक है, जो मैंने क्लेम किया, आपको उसकी वो चला दें। मेरी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस चला दें। तीनों वीडियोस आपके, मैंने प्रोड्यूसर को तीनों वीडियोस भेज दी। ठीक है। यासिर मलिक, आप कहां खड़े हुए? सेक्रेटेरिएट जी सर, कामरान शाहिद साहब सेक्रेटेरिएट ब्लॉक के अंदर, जहां पर गिल साहब डीएसएनजीज का बता रहे हैं, इन्हें कहें कि वहीं पर वापस आएं, मैं भी आ जाता हूं। क्या सेक्रेटेरिएट के अंदर मुलाजमीन मैंने वीडियो भेज दी है, बाहर से मैंने वीडियो भेज दी आपको, जिनको बाहर से चौक की वीडियो भेज दी मैंने, चला दें। ठीक है, अभी भेजिए, चला दें। चले, चला दें, समझ आ जाएगी। इससे मैं आगे चलता हूं, मुझे ये बता दीजिए, एजेंडा ड्रिवन रिपोर्टिंग ना करें। ठीक है, शहबाज गिल साहब रिपोर्टिंग करें, एजेंडा ड्रिवन रिपोर्ट ना करें। जो आपकी मर्जी की रिपोर्टिंग ना करे, आप उसको एजेंडा रिपोर्टिंग कहते हैं। जो आपकी मर्जी की टिकर ना चलाए, मैंने तो आपको वीडियो दे दी कहते हैं। ये लोग खड़े हैं, इधर आए, इधर आकर आप बात कर लें। मैंने आपको वीडियो दे दी, इधर आकर बात कर लें। जहां पर लोग, हम भी आपको वीडियो दे दी। हमारे पास चलाएं, जहां से मैंने जिन 3 जगहों की बात की वो चलाएं। गिल साहब, आप यहां पर आकर बात पार्टी धंधे में दुनिया टीवी को पार्टी मत बनाएं। आप अपने धंधे में दुनिया टीवी को पार्टी मत बनाएं। और ये दुनिया टीवी को पार्टी मत बनाएं। 126 दिन का उससे आगे चलते हैं। इसमें मेरे सामने नवाज शरीफ साहब का ट्वीट पड़ा है और मुझे समझ नहीं आ रही। मियां जावेद लतीफ साहब, उन्होंने कहा, मियां साहब ने, 2.5 साल से सिलेक्टेड लाहौल हुकूमत अवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़ रही है। गुरबत खून के आंसू रोता रहा है, फाका कश महंगाई रुकने का नाम ले रही है। हुकूमत बजाय मुलाजमीन को जख्मों में नंबर रखने डंडे बरसा रही है। तो भाई वो आ जाएं, आके इन डंडों को रोक लें। ये कौन सी लीडरशिप है जो लीडरशिप इन एग्जाइल है? ये समझ नहीं आया मुझे। कामरान मुझे ये बताएं कि अभी जो साहब बात कर रहे थे कि मैं सारे चौक बड़े फख्र से, और ये शर्म की बात है, ये शर्म आनी चाहिए इस बात पे। प्रोपेगेंडा होना है। चौकों चौराहों में लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और आप, मैंने आपको ये कहा कि उन जगहों की वीडियोस दिखा दें। इन्होंने यही प्रोपेगेंडा करना था। वरना एक सेकंड, डी चौक पे आप कह रहे हैं शहबाज गिल साहब बंदे नहीं है, जहां पे वो रिपोर्टर हमारे खड़े हुए डीएसएनजी के पास, वहां पे उन्होंने बंदे दिखा दिए। आपको मैंने 3 वीडियोस भेजी हैं, वो अगर प्ले कर दें तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहां की बात कर रहा हूं। मैं देख लेता हूं। जरा मियां साहब को बात कर दे। मियां साहब, मेरा सवाल का जवाब तक किसी ने सिखाया? छोड़ देना, बारी में बात कर लें। मियां जावेद लतीफ साहब, एक मैं और कामरान मैं एक आपसे और बात करना चाहता हूं। मुझे ये बता दें कि अभी ये सब्जियों के, दालों के भाव बता रहे थे, ये किसी चौक में जाएं और यही भाव बताएं वहां, और वो सलूक जो होगा लोगों का इनसे, फिर आके आपको वो बता दें या आपका कैमरामैन आपको दिखा दे। खुदा का खौफ करें, सुबह से लेकर शाम तक आपने झूठ बोलना। और मैं समझता हूं कि ये जो कर्जों की बात करते हैं, अभी आपने एक और बात के पैसे लेने वाले जो एक आजकल वीडियो वायरल इन्होंने की हुई है। हाँ जी कामरान साहब, पैसे देने वाले भी, पैसे लेने वाले भी, जगह भी और
ऊपर से वीडियो लीक करने वाले भी सारे के सारे पीटीआई वाले। नहीं तो फिर आप मियां साहब रुक जाइए इधर। तो मियां साहब मुझे एक बात बताएं, तो फिर तो इमरान खान की बात सही है ना कि वो कह रहे हैं कि आइंदा से इलेक्शन फेयर होना चाहिए सेनेट में, तो आपको तो का साथ देना चाहिए। आप चोरों और डकैतों का साथ क्यों दे रहे हैं जो बिक जाते हैं? यही मैं क्या जी 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 बिल्कुल बिल्कुल कामरान, आप सही बात कर रहे हैं, मगर पहले ये इतराफ करना पड़ेगा कि चोर भी यही थे, डाकू भी यही थे, वीडियो वायरल करने वाले भी यही थे, लोग अदारों की वीडियो बनाने वाले भी, फिर उनको ब्लैकमेल करने वाले भी। ये सारे का सारा काम 2.5 सालों में इन्होंने किया। और आज जो बात कर रहे हैं ये भी बदनीति पर कर रहे हैं। वो वजह ये है कि इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं भाई। इन्होंने उन सेनेट जिनको टिकट देने हैं इमरान खान साहब ने और इनके चंद लोगों ने पैसे पकड़ लिए हैं। भाई उनको तो ऑफर हुई थी प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। हमें तो कहते थे आप बिक जाते हो, और वो तो लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं उसके खिलाफ। इमरान खान साहब को ऑफर हुई थी सेनेट के इलेक्शन में, वो रिफ्यूज किया उन्होंने, उसको रिफ्यूज किया उन्होंने। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं, आज तक मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया, ना किसी एजेंसी ने ना किसी और ने। आपको अगर कोई अप्रोच करता है तो कोई आप में लचक होती है तो कोई आपको करता है। अगर आप किसी को जनरल साहब के पास जाऊंगा मैं आज सर, आज इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं, तो मैं क्विकली एक पॉइंट शहबाज गिल साहब इनको अंदेशा ये है। शहबाज भाई बोले क्विकली पॉइंट मेक कर दूं। जी जी बोले। जी जी, एक तो क्विकली, क्योंकि आपने फेयर प्ले नहीं किया, आपने वो वीडियो नहीं दिखाई, तो मैंने आपको टैग करके वो ट्वीट कर दी है ताकि रिकॉर्ड दुरुस्त रहे। ठीक है, मैंने अभी आपके ट्विटर हैंडल को टैग करके आपके रिपोर्टर का एजेंडा था, वो एजेंडा ड्रिवन 10 लोगों के पीछे भाई उन्होंने वीडियो भेजिए, दिखाएं जरा 10 लोगों को दिखा के यार, वो दिखा रहे हैं कि वहां बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है। मैंने भाई रुक जाए, मैं दिखाने लगा हूं। बात तो सुन लेना, अब मैं दिखा दूं, अब ऐसा ना करें, बात सुने ना, वीडियो दिखा दूं, दूसरी पार्टी का भी देखें। मैंने आपने भेजी है ना, वो लोड होने में टाइम लगेगा, ट्वीट कर दिया, जो डी चौक की वीडियो है अभी बनी है 10 मिनट पहले। आपके एक यहाँ पर है, ये एजेंडा ड्रिवन रिपोर्टिंग ना करवाया करें। यार एक मैं बात कर लूं, होगी बात। शहबाज भाई आपने वीडियो भेज दी, मेरे प्रोड्यूसर ने बताया जो आपने वीडियो भेजी है मैंने तो ट्वीट कर दी, सुन तो ले, क्योंकि वो नहीं दिखाई गई तो मैंने अंडर प्रोटेस्ट, भाई सुन तो ले, नहीं दिखाई गई तो मैंने अंडर प्रोटेस्ट वो ट्वीट कर दी, ताकि आपको दिखाऊं कि डी चौक क्या है और वहां इस टाइम क्या है। अच्छा दूसरा मैं कोई आपके प्रोड्यूसर, यार सुन तो जाए, हमारे प्रोड्यूसर ने बताया कि जो आपने डी चौक की वीडियो भेजी है उसमें बंदे नहीं हैं। मैं माना अब लोड का तो हम मान लिया आपको, जो आपने वीडियो भेजी है उसमें बंदे नहीं है, लेकिन जो रिपोर्टर हमारा जहां खड़ा है इस्लामाबाद में वहां बंदे हैं, तो उसकी बात भी सही है और आपकी वीडियो भी सही है। ब्लू एरिया में खड़ा है, वो ब्लू एरिया में खड़ा है पीछे, जहां पर कोई और लोग होंगे। यार शहबाज भाई, मैंने क्लेम किया वहां पे कोई बंदा, मैंने आपका क्लेम मान लिया ना। तो ये एजेंडा ड्रिवन जो आपका रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है, जिसको बड़ी तकलीफ है, जो मुझे लगा कोई अपोजिशन का बंदा माइक लेके खड़ा रिपोर्टिंग कर रहा है, मुनासिब नहीं था काम। अब वो रिपोर्टर इधर नहीं है, पे आके गलत बयानी कर रहा है कि वो डी चौक में खड़े हैं। रिपोर्टर अब यहाँ पे नहीं है, आपने बात कह दी, मैंने कह दिया कि आपने जो वीडियो भेजी है उसमें आपकी वीडियो के मुताबिक बंदा नहीं है डी चौक में। अब ये क्लियर हो गया आपको। दूसरा मैं प्रोटेस्ट खत्म कर दूं कि 2017 में हमने 250 अरब का ऑलिव ऑयल इंपोर्ट किया जी, क्योंकि हमने कभी किसी टाइम भी 3000 टन हमने ऑलिव ऑयल इंपोर्ट किया, क्योंकि हमने लोकल प्रोडक्शन की नहीं। अब 2020 में हमने 1400 टन, अल्लाह का शुक्र है, ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस किया है, तो जो कि तकरीबन 1 अरब का बनता है। 2022 में हम खुद कफील हो जाएंगे। अच्छी बात है। 50% पाम ऑयल, 50% भाई अब आप नाइंसाफी कर रहे हैं ना, ये जो हमें शर्म दिला रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आई कि इन्हीं के जमाने में तो लहसुन, प्याज, अदरक तक इंपोर्ट करना पड़ा है। फिर ये बाद में कहते हैं कि बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं। शहबाज भाई आपको मैंने सबसे बहुत टाइम दिया मैंने, मियां साहब को भी कम दिया। जनरल साहब आप कुछ कहना चाहते हैं कि मैं सवाल पुट करूं? जी जी बोलें सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि हुकूमत के लोगों ने पैसे लिए, ये किसी ने। असूली बात ये है कि ओपन बैलेट कराएं। हमारे सेनेट के इलेक्शन जो है ये बिल्कुल चोरी होते हैं और इनमें बहुत सारी करप्शन है, तो इसको करप्शन को खत्म करना, मेरा ख्याल है पीटीआई का तो खैर उनका मैनिफेस्टो यही था, बाकियों को भी साथ देना चाहिए और इसके ऊपर सियासत नहीं, ये खुला बिल्कुल ये इसका ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। साहब ये कभी नहीं करेंगे, ये पार्टी लूट मार की है।
यार अब जनरल साहब को तो बोले थे शहबाज भाई, आपने तो यार जनरल अमजद शुएब साहब भी उन्ने ही मुजरम ने, जनरल अमजद शुएब साहब भी उतने ही मुजरम है जितनी हुकूमत इस पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाने में है। कैसे जनरल साहब पूछा रहा हूं, क्या भाई तो घर बैठे नहीं हो, बाकी सारा पाकिस्तान मुजरम है। जनरल अमजद शुएब साहब भी बड़ी सपोर्ट किया करते थे इनकी, बड़ी वकालत किया करते थे इनकी। जनरल साहब की राय लेना यार, पूछे ना देखें जी मियां साहब, हम आपके वोटर रहे हैं कई साल, इनको तो पहली दफा दिया हमने, आपके वोटर हैं कई साल, लेकिन आपके लीडर ने ना मनी लॉन्ड्रिंग छोड़ी ना ही लूटमार का काम बंद किया, तो आप क्या करें, किसको वोट दें हम जाके? मियां साहब उन जवाब दो। लोगों से बेहतर था, आपके लाए हुए लोगों से बेहतर था, जितनी करप्शन की इससे बेहतर था, जितनी करप्शन की कौम से पूछें। जनरल अमजद शुएब साहब तो होंते मन जो ना माफी मांगो। बात ये है जनरल साहब देखिए, आपके लीडर के पास वाले झूठ के और कुछ नहीं। जनरल साहब इतना झूठा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा जितने आपके ये जो खानदान टबर आप लिए फिर रहे हैं अपने सर पे बिठा के। ये हमारी मार्शल्लाह की गलती थी, हम मुजरम है कि हमारे मार्शल्लाह वालों ने ये लीडर पैदा किए। आप मुजरम है इसलिए कि आप इनको पाल रहे हैं अभी तक। यहाँ पे फिलहाल मुजरम समझती है अवाम जो है ना, उसके साथ जो ज्यादती हो रही है उसमें बात करता हूँ, लेकिन एक वक्फे के बाद। लो जी व्यूअर्स, आपने शहबाज गिल साहब की गुफ्तगू सुन ली, वही परों में पानी नहीं पड़ने देते हुकूमत की परफॉर्मेंस को लेकर। और दूसरी तरफ मियां जावेद लतीफ़ साहब जितना भी कह दें कि उन्होंने करप्शन की उजड़ा व चमन दिया, वो भी मानने को तैयार नहीं है। सबसे अच्छे जो मेरे महबूब है वो है हमारे जनरल साहब, अवाम के महबूब है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी हैं। जब वो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में होती है तब उनको बहुत अच्छे लगते हैं जनरल, जब अपोजिशन में होती है तो फिर उनको बुरे लगते हैं। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।